नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं आज यानी दिनांक 1 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में समाप्त हुए बायोलॉजी एग्जाम के सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सटीक आंसर। बेसिकली हम इसके आंसर की पर बात करने वाले हैं जिससे आप पता कर पाएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ अभी बल्कि आगे आने वाले क्लास 12th और क्लास 10th के हर एक एग्जाम के आंसर की आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। हम आने वाले सभी एग्जाम के आंसर की इसी तरह कवर करने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए और आगे आने वाले आंसर की के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में साझा करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मां शारदे का नाम लेके शुरू करते हैं। बोलिए माता सरस्वती की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए जय जय श्री राधे। तो हमारे पास है सीरीज जी का क्वेश्चन। इसके हिसाब से आपके पास किस सीरीज का क्वेश्चन है आप मिलान कर लेंगे तथा उसके बाद आप अपने आंसर को देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका स्थानीय होगा। तो जिस दिन का आपने स्थानीय मारा है उसका आंसर सही होगा। बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका आगे क्या आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्नलिखित में कौन सहप्रभावित यानी को डोमिनेंस में F2 सतती के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो इस आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 1:2:1 यानी ऑप्शन सी आपका होने वाला है। आगे यदि हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण से संबंधित है। डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित कौन है, तो इसमें बात करते हैं तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट सर, हाँ, तो इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलने वाला है, ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन आपका इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है। मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है, तो इसमें आपको ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, जैसा कि इस बच्चे ने सही लगाया है, यही आपका होने वाला है, प्लाज्मोडियम आपका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका आपको आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पौधारोपण के द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है नंबर 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पेप्रिन विलय के मध्य में होता है। तो ये इसका अगर आपका आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर आपका डी यानी मैग्नीशियम होने वाला है। कौन सा आंसर होने वाला है, मैग्नीशियम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों हम इस सेशन में सभी 70 के 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने जो क्वेश्चन, चूंकि आपको 35 क्वेश्चन ही करना होता है तो आप अपना 35 क्वेश्चन मिलान कर लेंगे, बाकी सारा छोड़ देंगे। अगर आप पहले से सिर्फ 35 या फिर 35 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपका सिर्फ टॉप 35 क्वेश्चन का ही आपका आंसर चेक किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ 7वां क्वेश्चन के पास चलते हैं। नंबर 7 का जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में किस पौधे में फास्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है। तो इसका ऑप्शन आपका होने वाला है C4 यानी आपका 7 नंबर का जो आंसर है C4 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है। परिदल पुंज का भाग की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी यानी परिदल पत्र परिदल पुंज का भाग है। वहीं अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है। तो इस बच्चे ने शायद ये गलत मारा है, इसका ऑप्शन आपको होगा शुक्राणु कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं ये गलत आप बच्चे ने मारा है, शुक्राणु कोशिकाएं आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन लिंग सहलग्न गुण है। लिंग सहलग्न गुण कौन सा है, तो इसमें आपको इनमें से सभी, इसका ऑप्शन होने वाला है रक्तलप्तता, वर्ण घनता और गंजापन, ये सब लिंग सहलग्न गुण है। तो इसमें से सभी आपका सही आंसर होने जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है।
जीवित जीवाश्म की बात करें तो इसमें होने वाला है लेटिमेरिया। लेटिमेरिया एक जीवित जीवाश्म है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें इसी तरह, तो नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? पृथ्वी के प्रारंभिक काल में कौन सी गैस नहीं थी? तो इसका क्या होगा? ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नंबर 13 नंबर की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होती है? अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता, मछली और वेल। ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, कहाँ गया? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण की बात करें तो इसका आंसर आपने जो मारा होगा, जिस बच्चों ने डी यानी सभी, इनमें से सभी जिन्होंने मारा होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। एक एक करके आप सारा क्वेश्चन हमारे साथ मिलाते चलिएगा, हम सभी क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे करके दाने वाले हैं। ये जी सीरीज का है क्वेश्चन, इसी के आप अपने सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन मैच करेगा, आपका नंबर मैच नहीं कर सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन अपने हिसाब से मिलान करते जाएंगे। तो 14 नंबर का आपका डी आंसर हो गया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंग्रोव जो वन होती है वो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जो कि गंगा का जो डेल्टा बनता है उसी में सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है, निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होते हैं? द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर होगा उजड़े हुए वन में। उजड़े हुए वन में द्वितीय अनुक्रमण होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? उत्कृष्ट जैव उर्वरक की बात करें तो एजोला, क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर होने वाला है। एजोला एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नंबर 18 यहाँ पे कुछ धुंधला है, लेकिन मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य विकास की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? 18 नंबर का ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य विकास की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो इनमें से सभी, सीधी मुद्रा और कुछ है इसमें बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ये सारे ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। मैंने ये दो ऑप्शन को देखा था तो इसके हिसाब से मैंने ये तीसरा मारा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। तो इनमें से सभी आपका आंसर होने वाला है नंबर 18 का आंसर। 19 की यदि हम बात करें तो 19 का हमारा, ये तो ब्लर पूरा पेज जा रहा है। 19 में हमारे ये इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा अंडर फेवरेबल कंडीशन? तो बात करें नंबर 19 का क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इसका सही आंसर होने वाला है 19 का आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन यानी नंबर 20 पे चलते हैं। तो सबसे पहले, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? कहाँ विकसित होती है? मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता स्त्री के जनन मार्ग में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है? स्त्री के जनन मार्ग में, 20 का डी। चलिए बात आगे करते हैं 21 नंबर की। 21 नंबर के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो ये होते हैं दो युग्मज के द्वारा। किसके द्वारा? दो युग्मज के द्वारा। दो युग्मज के द्वारा जुड़वा भाई का विकास हो सकता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो चलिए अगले क्वेश्चन तक हम लोग चलते हैं, नंबर 22। एक एक करके हम सभी 70 क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं अभी। पोमी कल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पोमी कल्चर किससे संबंधित है? पोमी कल्चर हमारे साथ फल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फल से संबंधित है पोमी कल्चर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नंबर 22 के बाद क्या होगा? 23 नंबर। 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक है? जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा है? तो इसका आपको सही आंसर 23 का डी होने वाला है। क्या है? उत्पादक। उत्पादक 23 का डी सही आंसर होने वाला है। इस बच्चे ने भी सही लगाया इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन 23 के बाद 24 नंबर। 24 नंबर के बाद निम्नलिखित में कौन सी समुद्री मछली है? निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? समुद्री मछली कौन सी है? तो कतला भी नहीं है। हिल्सा, मंगुरी, ये सारी आपको नदियों में भी मिल जाएगी सर, लेकिन सिंघी ये समुद्र में पाई जाती है। सिंघी मछली समुद्र में पाई जाती है। तो ये समुद्री मछली कौन सी हुई? सिंघी। ऑप्शन नंबर डी 24 का आप
24 का शायद डी, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी 24 का आपका सही आंसर होने वाला है। हिल्सा आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हिल्सा। हिल्सा को आप सही करेंगे तो 24 का ऑप्शन सी हिल्सा जो है समुद्री मछली है। तो आगे अगला 25 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कुनैन का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो कुनैन का स्रोत किसे माना गया है? कुनैन का स्रोत है सिनकोना, सिनकोना। 25 का ऑप्शन बी होगा आंसर। जिन बच्चों को ऑप्शन बी मारे हैं वो उनका जवाब सही होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें तो काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो ये इसका आंसर होने वाला है उष्णकटिबंध वर्षा वन में। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहां पे काष्ठीय आरोही लताएं पाई जाती है। अगली क्वेश्चन की यदि हम बात करें 27 नंबर में हम लोग आ जाएंगे, निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधे के उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो फसली पौधे के उत्परिवर्तन हेतु एक्स किरण का यूज होता है। किसका यूज होता है? एक्स किरण का यूज होता है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें 28 नंबर, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसके कायिक प्रवर्धन होते हैं? ट्यूबर द्वारा किसके कायिक प्रवर्धन होते हैं? आलू के। किसके? आलू के प्रवर्धन होते हैं। तो 28 नंबर का ऑप्शन सी रहा। बात अब 29 का, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग चलते हैं। तो 29 में क्या क्वेश्चन है हमारा, आज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख यानी गन्ने की बुआई की जाती है? गन्ने की बुआई किसके द्वारा होती है? तो प्रकंदों द्वारा। किसके द्वारा? प्रकंदों द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है। अगले की बात करें हम लोग, नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषित से प्रभावित होता है? यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से कौन प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन होता है हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोफिल आपका SO2 से प्रभावित होता है। तो अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें 30 के बाद 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जीवन चक्र, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि नहीं है। जन्म दर नहीं, प्रवर्धन नहीं, जीवन काल। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि क्या है? जीवन काल है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें इसी तरह 31 के बाद 32, निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिका पर नियंत्रण होता है? सर्टोली कोशिका पर नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? FSH हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका पर नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 33 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजरती है? अपरा से होकर कौन नहीं गुजरती है? इसमें कौन क्या आंसर होने वाला है? लोहा। क्या आंसर होने वाला है आपका? लोहा अपरा से होकर नहीं गुजरती है। अगला आंसर की यदि हम बात करें, एक मिनट सर, आपका अगला आंसर आने वाला है। हाँ, तो अगले आंसर की बात करें 34 नंबर, फिर से ब्लर आ गया है थोड़ी, इसके लिए तो थोड़ा फोटो लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसमें विलंगन, आइसोलेशन इसमें नई प्रजाति का निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे दिखा था तो उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, और शायद यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। क्या क्वेश्चन था इसके जगह पे, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में किस नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है? आइसोलेशन यानी विलगन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके विकार को सांद ब्लॉपुस्टर के नाम से, क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं बट इसका शायद मैंने आंसर जब लिखाया था तो कंदुक में भी इसका आंसर हो, तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूं अपने हिसाब से। वैसे मैं जहां तक इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहा हूं तो कंदुक यानी इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे सारा पेज फ्रेश है, 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन लैग ऑपरिंग बीटा ग्लाइकोडिन का कोडिंग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज कोडिंग द बीटा ग्लाइकोडिन इन लैक ऑपरेशन में बीटा ग्लाइकोडिन का कोडिंग कौन करता है? तो 36 नंबर का आंसर आपका ए यानी एक्स जीन आपका होने वाला है। कौन सा होने वाला है? एक्स जीन। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है? तो यौन संचरित रोग आपका हो गया
सिफिलिस और गोनोरिया दोनों ही यौन संचरित रोग है, दोनों ही यौन संचरित रोग है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों 38 नंबर, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका द्वारा किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा भ्रूण का स्थानांतरण किस स्तर पर किया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो युग्मज का 8 कोशिकीय भ्रूण, तो इसका सही आंसर 8 यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन डी मारा है उन्होंने इसका बहुत ही सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन तक हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 38 के बाद 39, निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसंख्यांकी कहते हैं। जनसंख्यांकी किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसंख्यांकी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? तो इसमें सभी कारक आपके महत्वपूर्ण होते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, एकाधिक जीन और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, न्यूरोस्पेरो में 8 स्कोस्पोर में कैसे बनता है? न्यूरोस्पेरा में 8 स्पोर कैसे बनता है? कैसे बनता है? तो ये बनता है आपका ऑप्शन डी, एक अर्धसूत्री, एक, इसमें आपका ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। ये फिर से आपका पतला हो गया है बट कोई ना, ऑप्शन आपका डी आपका आंसर होने वाला है 41 का। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें 42 ओके, तो 42 के आंसर की यदि हम बात करें तो इसका आपका क्या आंसर होने वाला है? चलिए फटाक से जान लेते हैं हम लोग कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, यानी महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? गाइनोडोफॉर्म, इसमें क्या बोलते हैं? गाइनोडोफॉर्म कहते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? गाइनोडोफॉर्म। अगला क्वेश्चन की बात करें 43, निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा है? सही जोड़ा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगाया है बच्चे ने। सही जोड़ा क्या है? G=C। तो सही जोड़ा क्या है इसका? सी, ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है। तो 44, निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है? घुलनशील आरएनए की बात करें तो ऑप्शन क्या है? टी आरएनए कौन सा है? घुलनशील आरएनए है। अगला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में किस बंधक में डीएनए को न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? निम्नलिखित में किस बंधन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कहाँ बंधे होते हैं? तो आपका इसका आंसर होने वाला है, इसमें हाइड्रोजन में भी बंधे होते हैं, विद्युत संयोजन में भी बंधे होते हैं, इसके अलावा आपका सहसंयोगी। तो इसमें से आपको डी यानी 4, इनमें से सभी आपका आंसर होने वाला है। अगला आंसर आपका बात करते हैं 46, निम्नलिखित में कौन सा संवृत्ति अंगों के उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन संवृत्ति अंगों के उदाहरण है? संवृत्ति अंगों के उदाहरण में आपका हो जाएगा चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ। संवृत्ति अंग मतलब एक साथ दिखने, एक जैसे दिखने वाले। तो इनमें क्या है? चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, ये आपका ऑप्शन सही होने वाला है। अगले आंसर की बात करें 47, निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी के परागकण होते हैं? निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होते हैं? सॉरी, निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होते हैं? जलकुंभी में परागन किसके द्वारा होते हैं? तो आपका बी और सी, कीट एवं हवा दोनों होने वाला है इसका आंसर। तो ये भी बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है, डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें मेरा जहां तक मत है, खीरा और नारियल दोनों होने चाहिए, खीरा और नारियल। तो आपका इन दोनों में से जो भी आपने लगाया होगा, दोनों ऑप्शन में भी आपका सही हो, चूंकि इस पे बोर्ड पे तो इसको ध्यान देना चाहिए। मेरे अनुसार मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है खीरा और नारियल दोनों इसके आंसर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 49,
कौन सा नंबर, 49 नंबर की यदि हम बात करें तो 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसमें होगा पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग मंगल ग्रह को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? मंगल ग्रह पर। जीवन की संभावना किस पे है? जीवन तो है कहाँ पे? पृथ्वी पे, लेकिन संभावना कहाँ है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह से आपके 50 क्वेश्चन, हाँ तो 50 का ये थोड़ा हैवी है, ये 50 का इंग्लिश वाला देख लेते हैं। क्या है इसका क्वेश्चन? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? एंडोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म की टेंडेंसी क्या है? तो इसकी आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी, डाइपोलाइड। डाइपोलाइड इसका सही आंसर होने जा रहा है। अगला आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। आपका निम्नलिखित में कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? तो कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन आपका तनाव और स्ट्रेस का हार्मोन है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, सीधा फटाफट करेंगे, ज्यादा लेट नहीं, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, फटाफट बस चेक करना है। एक्सप्लेनेशन हम लोग किसी और वीडियो में लाएंगे, तो अगला वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। पहले हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं कितना सही हमने किया है। तो नंबर 52 का बात करें तो 52 में आपका सी आंसर होने वाला है। क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत में सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन परत पर सर्वाधिक हानिकारक कौन है? फ्रेओन। फ्रेओन क्या है? सर्वाधिक हानिकारक होता है ओजोन परत के लिए। तो इसका आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, 52 का सी। अगला क्वेश्चन की इसी तरह बात करेंगे 52 के बाद 53, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन है? आपका डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा से संबंधित है। किससे? गेंडा से। अगला ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? कितने भारत में संरक्षित जैव मंडल हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपका होने जा रहा है 18 संरक्षित जैव मंडल है भारत में। तो जिन जिन बच्चों ने 18 लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी जिन बच्चों ने नहीं लगाया है कोई बात नहीं, एक नंबर से आपका कोई ज्यादा अथी नहीं जा रहा है। हाँ अगले एग्जाम में आप अपने बैटर का ट्राई करेंगे, इससे भी अच्छे अंक लाएंगे। और चलिए इसी तरह हम लोग चलते हैं 55 का आपको बिल्कुल सही लगाया है बच्चे ने। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरांक है? एनाबेना। एनाबेना नाइट्रोजन का स्थिरांक है। नाइट्रोजन का स्थिरांक कौन सा है? एनाबेना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नंबर 56 की बात करें तो आपका क्राइटॉक्सिन क्या करता है? क्राइटॉक्सिन आपका क्या करता है? तो क्राइटॉक्सिन आपका करता है 56 का कोशिकाओं को फूल देता है, मध्य आंत्र में एपिथेलियम से बांधा आंत्र, ये तो 2 है, तो इसका ऑप्शन आपका डी होने वाला है। क्या होने वाला है आपका? डी। इनमें से एक से अधिक कार्य करता है क्या? क्राइटॉक्सिन। क्राइटॉक्सिन क्या करता है? एक से अधिक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें 57, निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो 57 का ए, ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक में गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 57 के बाद 58 भी हम ही लोग देखेंगे। 58 का क्या है? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? कैंसर कोशिकाओं का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? 51 का ए, समसूत्री विभाजन के द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग 57 किया था ना। हाँ जी 57 तो हम लोगों ने किया था। 57 का ए, ट्राइसोमिक अतिरिक्त जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है। 58 भी 59, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक कोडोन है? निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन कौन सा है हमारा? तो ऑप्शन सी, AUG हमारा आरंभिक कोडोन है। AUG हमारा आरंभिक कोडोन है। चलिए अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने, अरस्तु ने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से है? पीली क्रांति का संबंध इसका गलत हो चुका है। तो पीली क्रांति का संबंध मेरे हिसाब से तेलहन फसल से है। किसके फसल से?
तेलहन फसल से, जो भी तेल के लिए जो फसल उगाई जाती है उनके लिए पीली क्रांति की गई थी। तो पीली क्रांति का संबंध तेलहन फसल से है। 62 पौधे का किस भाग से लौंग प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है। तो ये भी इन्होंने शायद गलत मारा है, तो कली भाग से आपका लौंग प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फटाफट बिना किसी देरी किए। 62 के बाद 63, निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए स्टार्टिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्टार्टिन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए 64 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। विकासशील शुक्राणु किसके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसका क्या है, सर्टोली कोशिका विकास के द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, विकासशील शुक्राणु आपके पोषण प्राप्त करते हैं। 65 का आंसर हम देखने जा रहे हैं, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में किसने न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा एस बेंजर। एस बेंजर ने आपका न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद का प्रतिपादित किया था। जिन बच्चों ने आपका ऑप्शन डी लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बाकी नंबर 66 पे चलते हैं। बिल्कुल हम लोग लास्ट तक आ गए हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आगे जितने भी आंसर आने वाले हैं सभी का फटाफट, आज तो वीडियो आपका लेट आया लेकिन जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे अगला सारा का आपका आंसर की फटाफट मिलने वाला और बिल्कुल सटीक मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके इस ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है सर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए 66 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, कौन रह सकता है। तो इसमें आपका आंसर होने वाला है पादप भी रह सकता है, जंतु, मछली, सब कुछ रह सकता है। तो इनमें से आपको 66 का डी यानी सभी एक से अधिक स्तर पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 67, नारियल के मध्यकालीन प्रवृत्ति क्या होती है। ये शायद कुछ फिर से ब्लर आ गया भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। अगले बार से मैं इसे ठीक करने का ट्राई करूंगा। और इसका शायद बी आपको आंसर होने वाला है, या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 67 का क्या क्वेश्चन है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में किसके, चलिए इसको 68 को भी रहने देते हैं। 69, मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है। सहलग्न समूहों की संख्या 69 में, 69 का आपको डी होने वाला है। सहलग्न समूहों की संख्या 23। सहलग्न समूहों की संख्या मनुष्य में क्या होती है, 23 होती है। कितना होने जा रहा है, 23। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, फटाफट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 69 के बाद लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले सभी को मैं कह देना चाहूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। अभी नहीं, आगे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह जाते रहेंगे। सभी का हम लोग आंसर लाने वाले हैं, ना सिर्फ साइंस का बल्कि आर्ट्स वाले स्ट्रीम का जो आज शाम को एग्जाम होने वाला है उसका भी आंसर की आपका आने वाला है। इसके अलावा आपको आर्ट्स के अलावा क्लास 10th में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सारा आंसर की आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th या 12th के बच्चे हैं या फिर आपको कोई भाई अभी हैं तो उनमें हमारे रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, हमारे बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो वो हमारे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। तो सबसे आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है नंबर 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाती है। गुणसूत्रों की मूल संख्या को कौन किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एन के द्वारा गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये 70 का 70 क्वेश्चन आज हमारा खत्म होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी 70 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, जिसमें आपने 35 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। यदि आपने इससे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो आपके पहले 35 क्वेश्चन का ही मार्किंग होता है। कितने ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपके इस टोटल 70 यानी 35 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपने 35 लगाए होंगे तो टोटल 35 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले सारे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।